सो वेलकम गाइस। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024 के लिए यूएस सीपीए की बिल्कुल फ्रेश न्यू अपडेटेड बैच। और इस बैच का नाम है मेंटोरशिप बैच। मैं हमेशा पॉजिटिविटी से स्टार्ट करता हूं किसी भी आप लोगों के लिए अगर ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है तो सेम चीज मेरे लिए जितनी एक्साइटमेंट आप लोगों को है सेम मुझे भी है, क्योंकि आज पहला डे है हमारे यूएस सीपीए 2024 के करिकुलम के लिए अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपके साथ में बहुत सारा डिस्कशन भी करने वाला हूं, जिससे कि आपको इस करिकुलम को किस तरीके से पढ़ना है। आप मेरे साथ अगर इस पूरे जर्नी में साथ देंगे तो आप इस प्रोफेशन को बहुत इजीली पास करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, इजीली। बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन नहीं है। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट को लगता है कि सर डिफिकल्ट है? अभी आप लोगों ने बेसिक क्लासेस पढ़ ली, कितने लोगों को लगा है कि सर ये हमको तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगा है? समझना डिफिकल्ट है या क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है, बात ये हो रही है। तो आप लोग आंसर देते जाइए। क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है, कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं। आज मैं आपके उस सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा, और मैं आप लोगों से कमिटमेंट चाहता हूं कि आप इंटायर इस जर्नी में कोशिश कीजिए कि 85 टू 90% क्लासेस तो लाइव अटेंड कर ही लीजिए। बहुत सारी चीजें हम इसमें करेंगे, स्किल असेसमेंट, आपके पर्सनल डाउट्स, सिमुलेशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर ईमानदारी से डेली 2 आवर, जैसे हमारी क्लास होती है, उस क्लास को खत्म होने के बाद आपने अगर वो लेक्चर को रिवाइज कर लिया, जो मैंने बोला आपने वो कर लिया, प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे आप, तो आपका सीपीए बनना बिल्कुल बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं इस बात को बहुत प्राउड से ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं। मेरे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है 95% के ऊपर यूएस सीपीए में। अगर आपने मुझसे पूछकर कि सर मैं इस डेट पर एग्जाम देना चाहता हूं, इस डेट पर मेरा मौका आप रख दीजिए, अगर आपने ये सारी बातें मेरी मानी, उस दिन आप जिस दिन पेपर कर रहे होंगे वो 4 घंटे आपको मेरी सारी बातें याद रहेंगी कि जो जो सर ने बोला बिल्कुल वही हो रहा है। स्टार्ट करते हैं 2024 के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली यूएस सीपीए के ऑडिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑडिट, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को ये लगता होगा कि सर ये तो थ्योरी लेक्चर है, हमें यहां पर याद करना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है कि सर याद करना पड़ेगा? तो ये बिल्कुल मेन लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिए, यहां पर 10 to 15% चीजें ही मेमोरी की है, बाकी 80%, मतलब अगर मैं 20% को हटा दूं तो 80% इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन है। मेमोराइज तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है। और वो थोड़ा बहुत क्या करना है वो भी हम क्या करेंगे यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक स्लाइड बनाई है, आप सभी को स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? प्रॉपरली विजिबल है? एक बार इस बात को कंफर्म कर देना। स्टार्टिंग डे तो किसी को इनकन्वीनियंट ना हो। स्क्रीन सभी को विजिबल है? हैंड रेस करके बता दीजिए। चलिए, सभी को विजिबल है। सबसे नंबर 1 पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किया है, एक अच्छी इंटरप्रिटेशन स्किल बिल्कुल रिक्वायर्ड होगी यूएस सीपीए के ऑडिट सब्जेक्ट को पास करने के लिए। बिना गुड इंटरप्रिटेशन स्किल, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि वो किस ऑब्जेक्ट को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जितने भी ऑडिट के क्वेश्चंस होंगे उसमें मेजर पर्सपेक्टिव आपका दो होगा। ईदर यू हैव टू थिंक अबाउट द मैनेजमेंट, और ईदर यू हैव टू थिंक अबाउट द ऑडिटर, और तीसरा होगा जनरल पब्लिक एट लार्ज। इसके अलावा ज्यादातर तो दो ही होंगे, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरल पब्लिक एट लार्ज, जिसको हम स्टेक होल्डर बोल सकते हैं, लाइक शेयर होल्डर्स, इंप्लॉइज, आपका एसईसी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। जैसे इंडिया में सेबी होती है वैसे वहां पर एसईसी होती है।
गवर्नमेंट्स। तो इन तीन के पर्सपेक्टिव से ही आपको सोचना है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, बैंक अगर लोन दे रही तो मतलब जो स्टेक होल्डर हैं उनके प्रोस्पेक्टिव से अगर सोचने की कैपेबिलिटी आप बिल्ड कर लेंगे, आपके सिमुलेशंस ऑटोमेटिकली और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे, पहली बात। सेकंड नंबर पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कम से कम 40 to 50 टर्मिनोलॉजी में आपको ओवर द पीरियड बताऊंगा। जैसे टेक एग्जांपल ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल डिफिशियंसी, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, ऑडिट ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन, आरएमएम, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, GAAS, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल। ये टर्मिनोलॉजी इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको बुक देखना ना पड़े, आपको बुक की रीडिंग ना करना पड़े। कोई आपसे पूछे कि ऑडिट रिस्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, आपका दिमाग में तुरंत थॉट क्लियर होना चाहिए कि जो डिटेक्शन रिस्क होती है वो ऑडिटर के लेवल पर होती है, कि जब ऑडिटर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है तो वो चाहता है कि डिटेक्शन रिस्क का को वो किस लेवल पर डिटरमाइन कर सकता है, वो सारा हम सीखेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मेरे इस लेक्चर में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे सर ऑडिट के पेपर में अकाउंटिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है? आप लोगों ने मेरे फंडामेंटल लेक्चर को अटेंड किया था, मैंने आपको बहुत सारे सिमुलेशंस कराए लाइव क्लास में, जिसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि सर बेसिक अकाउंटिंग भी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आपकी अकाउंटिंग वीक है तो ऑडिट में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और ये जो वर्ड देख रहे हैं आप मैंने लिखे हुए साइड में, एक्सेप्ट, नॉट, मोस्ट लाइकली, प्रिक्लूड, लीस्ट लाइकली, एप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट, इनसफिशिएंट, 78 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन आपको इन वर्डों से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो जब कभी भी आप सॉफ्टवेयर में से प्रैक्टिस करने जाएंगे, इन वर्ड को देखते समय अपने दिमाग में एक बात ध्यान से रख लेना कि यार ये वर्ड की गलत अंडरस्टैंडिंग के कारण पूरा प्रोविजन में गलत पड़ सकता। दूसरी बात, 80% मुझे आपसे स्कोर चाहिए हमारे ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर के हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर में। कितने स्टूडेंट आज मुझे ये प्रॉमिस करने को रेडी हैं कि सर जब तक 80% नहीं आएगा लॉजिकल, हम अगली यूनिट को नहीं उठाएंगे? क्या आप लोग एक कसम खा सकते हो आज? कितने स्टूडेंट इस बात को लेकर एक प्लेज लेते हैं कि सर हम आज आपको ये वादा करते हैं इस क्लास में कि अगर 20 यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स में अगर हर यूनिट में हमारा 80% लॉजिकल नहीं होगा तब तक हम एग्जाम नहीं देंगे। जरा सभी लोग हैंड रेज कर दो इस बात के ऊपर, मैंने भी हैंड रेज कर दिया कि बिना 80% स्कोर किए किसी भी यूनिट में, मतलब जिस दिन भी आप मुझे अपनी यूनिट में दिखा दोगे सर लॉजिकली 80% मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट है इंक्लूडिंग एमसीक्यू इंक्लूडिंग सिमुलेशन, उसी दिन एग्जाम देने की बात मैं आपसे करूंगा। क्लास में 44 स्टूडेंट है राइट नाउ, और जो अराउंड जितने भी स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे नहीं आए, वो भी आज अपने आप से एक वादा कर ले कि सर बिना 80% 80% स्कोर किए हम एग्जाम नहीं देंगे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, चलिए। अब सर यह बात आप क्यों कह रहे हो? कल रिजल्ट आया 27 दिसंबर को, बहुत सारे स्टूडेंट से हम लोग आने वाले समय में उनको बुलाएंगे हमारी क्लास में जो हमसे पास होते हैं। एक स्टूडेंट के बारे में आपको बता रहा हूं, उनकी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं आपको सामने, स्क्रीन दिख रही है। सिमुलेशंस का स्कोर देखेंगे सबसे पहले अपन, किसका देखेंगे? सिमुलेशंस का। 81 स्कोर आया स्टूडेंट का, 81।
83, 80, 83, 97, 61, कुछ में 61 भी होगा, लेकिन अगर एवरेज करेंगे तो 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख लो आप, 80 से कम नहीं होगा। 97, 94, 87, 81, इधर 72 तो एवरेज हो गया। ये स्कोर है सिमुलेशंस में। और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ये स्टूडेंट, पहली बात, कि वो सीए हो तो सर उसने बहुत आसानी से कर लिया, नहीं। बीकॉम स्टूडेंट, ऑडिट में 84 मार्क्स आए, तो सर ये बात होगी। चलिए हम एमसीक्यू में चेक कर लेते हैं, एमसीक्यू में भी देख लेते हैं कि सर एमसीक्यू में क्या स्कोर रहा था। तो एमसीक्यू में भी ऑन एन एवरेज 75 के ऊपर है, 80 भी है कह सकते हैं। देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप, दिख रहा है आपको? तो आज आप मुझसे एक वादा करते हैं सभी लोग, सर याद करके नहीं, लॉजिक से। किससे? लॉजिक से हम आपको ये वादा करते हैं आज कि बिना 80 के स्कोर के हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। ये बात आप लोगों के साथ में मैंने आज आप लोगों से एक कमिटमेंट ले लिया है। क्या ले लिया है? कमिटमेंट। और इस कमिटमेंट पर बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किए, मैं देख रहा हूं कि सर हम बिना 80 के दे देंगे क्या? बाकी सब हैंड रेज कर दो बेटा, ये सबसे कमिटमेंट चाहिए। और दूसरी बात, आप सभी लोग मुझे एक ये भी वादा करते हैं कि सर आपसे पूछे बिना एग्जाम नहीं देंगे। अगर आप मुझसे पूछे बगैर एग्जाम दे दोगे तो चांसेस ये है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप मुझसे परमिशन लोगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है सर, आपसे एक परमिशन लेंगे, और एक और आप लोग काम करेंगे। वो काम होगा 2 मॉक। कितने मॉक सर? 2 मॉक। तो सर ये पांचवा और छठा पॉइंट, फिफ्थ और सिक्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी, 100% कि आप सीपीए बनेंगे। मुझे बहुत भरोसा है अपने कंटेंट के ऊपर। मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं, आप ये कह लीजिए कि अगर आपने मेरी हर बात को मानते हुए एग्जाम दिया तो आप बिल्कुल सीपीए बनेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, बहुत ज्यादा लक की रिक्वायरमेंट नहीं है इस एग्जाम को पास करने के लिए, स्किल की रिक्वायरमेंट। तो ये परमिशन आपको लेनी पड़ेगी मुझसे। अब टर्मिनोलॉजी के बारे में हम ओवर द पीरियड सीखेंगे, और आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो भी हम ओवर द पीरियड यहां पर डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को एक काम ये करना है कि अपना अपना ग्लैम सॉफ्टवेयर सबसे पहले आप लोग टीम से बोलकर आज के लेक्चर के बाद कल शाम तक आप सभी का जिनका ग्लैम का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं हुआ है वो अपनी ग्लैम के सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करवा लें। सबसे पहला काम। आपने अगर इस बैच को ज्वाइन किया है तो ये मेरी ड्यूटी है कि आपको समझ में सब कुछ आए। तो आप लोगों ने कसम खाई कि सर हम आपसे पूछे बिना एग्जाम नहीं देंगे 80%, तो मैं आपके सामने एक प्लेज में भी लेता हूं, आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा इस क्लास में जो मैं समझा नहीं पाऊंगा। सरस्वती माता का आशीर्वाद लेके हम आज बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं पढ़ाते समय। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कोई भी पॉइंट आप लोगों को ऐसा ना हो जो समझ में ना आए। बीइंग ए टीचर मेरी पूर्ण, बोलते ना, एक ऑनेस्ट कोशिश आप लोगों के साथ में रहेगी कि आपको सब कुछ समझ में आए। लेकिन कोर्स की एक लिमिटेशंस भी होती है कि कुछ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहां पे वर्ड यूज किया प्रिक्लूड, प्रिक्लूड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, तो मैं एक आध बार बता दूंगा कि प्रिक्लूड का क्या मीनिंग होता है, एक्सेप्ट वर्ड का क्या मीनिंग होता है। थोड़ी डिसेंट लेवल ऑफ इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। अब जैसे मुझसे एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर आप इन्वेस्टर और इन्वेस्टी में क्या डिफरेंस होता है? तो ये थोड़ा सा फिर एक एज टीचर थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है कि कई बार इन्वेस्टर और इन्वेस्टी का डिफरेंसेस बताना। तो मैं इतनी एक्सपेक्टेशन आपसे करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप ना पूछें। इतनी एक्सपेक्टेशन तो रखूं कि नहीं, इन्वेस्टर और इन्वेस्टी ये तो सभी को पता है ना कि इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, इन्वेस्टी किसको बोलते हैं। जैसे कई बार मैं बोलूंगा लेसर और लेसी,
मैं बोलूंगा ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। डिसेंट लेवल की इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, तभी आप ऑडिट के पेपर को पास कर पाएंगे। अगर डिसेंट इंग्लिश नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्लासेस हमारी ओन लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, तो समझ में पूरा आएगा आपको। तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद एक गलत तरीके से सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना, उसके बारे में भी हम आज बात करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से सॉफ्टवेयर यूज किया तो वो भी दिक्कत हो सकती। तो सर गलत तरीके से कैसे नहीं करना है, तो स्टेप क्या होगी, आपके पढ़ाई की स्टेप क्या है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली स्टेप है नंबर 1, लेक्चर। जो आपको वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर, जो भी आप समझ लीजिए, वीडियो लेक्चर ही है। लेक्चर को आपने 100% वॉच करना है, 100%। नंबर 1 स्टेप आपकी यही होने वाली है कि सर आपने मेरे लेक्चर को देख लिया। नंबर 2, नोट्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। नोट्स होंगे 2 कैटेगरी के, एक AKPIS इंस्टीट्यूट के और एक होंगे आपके ग्लैम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो मैं आपको अपने नोट्स भी बता देता हूं। जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें मैंने हार्डवर्क किया है। आपको वो बहुत सारी चीजें जो आपको एग्जाम में काम आएंगी, उन चीजों को मैं यहां पर रेड कर दूंगा, कुछ जगह एग्जाम्पल बना दूंगा। सारे रिव्यू प्रोवाइडर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद ये नोट्स डिजाइन में करूंगा ऑडिट में, बिकॉज ऑडिट इज वेरी वेरी टेक्निकल एज कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको मेरे नोट्स तो पढ़ना ही है। और जब आप मेरे नोट्स को एक बार पढ़ लें तो आप एक बार ग्लैम की बुक्स को भी क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपने ग्लैम की बुक्स को रेफर नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, लेकिन इस नोट्स को आपने पढ़ना है। नोट्स आपको प्रॉपरली LMS में मिल जाएंगे, डिजिटल फॉर्म में, फिजिकल नहीं मिलेंगे, ये डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे। इसको आप अपनी कन्वीनियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और ये नोट्स रिव्यू प्रोवाइडर्स के कंटेंट को ध्यान में रखकर उनमें मैंने डिजाइन किया है। तो सारी चीजें अपडेटेड हैं 2024 के अकॉर्डिंग। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसी नोट से हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको आसान काम हो जाएगा। तो एक तो आपको ये करना है, दूसरी बात हो गई नोट्स पढ़ना है। तीसरी बात, नंबर 3, आप AKPIS के भी पढ़ सकते हैं, ग्लैम के भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक बार फ्लैश कार्ड पढ़ना है। फ्लैश कार्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्लैश कार्ड भी आपको दिए जाएंगे, उसको भी आपने रीड करना है। नंबर 4, MCQ स्टार्ट करना। तो MCQ करना कैसे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप ग्लैम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, ऐसे आपको एक विंडो जो दिखेगी, हम ओपन करते हैं। अभी हम MCQ बारे में बात कर रहे हैं, सिमुलेशंस के लिए अलग से बात करेंगे। तो MCQ में प्रैक्टिस एग्जाम, स्टडी सेशन और परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक, ये 3 विंडो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला काम, प्रैक्टिस एग्जाम को आप, जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप मुझे अपनी प्रैक्टिस एग्जाम की रिपोर्ट भेज दें, तब आप मुझे भेजेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे स्टडी सेशन पे, ऐसे क्लिक करेंगे। तो यहां पर इंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला टॉपिक आ जाएगा। जैसे ऑडिट एंगेजमेंट, जब हमारा पहली यूनिट का 1.1 फिनिश हो जाएगा, आपने मेरे लेक्चर को वॉच कर लिया, रीडिंग ऑफ बुक्स कर ली, आपने इसको यहां पे क्लिक किया, यहां पर आप नीचे जाएंगे। और अगर आप 1 घंटा भी आपके पास 20 क्वेश्चन से कम आप नहीं करेंगे, 20 क्वेश्चन से ज्यादा भी नहीं करना है वन टाइम, यहां पे नीचे आएंगे, वो आपसे पूछेगा मैक्सिमम आपने 21 शॉट में करना है। तो आपने यहां पे 20 क्वेश्चंस को स्टार्ट किया, आपका यहां पे समय चल रहा होगा। आपको समय की टेंशन नहीं लेना है कि मुझे एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है या 2 मिनट में, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी आप स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ा हु इज स्टैब्लिश जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, आपने मेरे लेक्चर्स को पूरा पढ़ा, आपने देखा, जो भी आपको लगा। हो सकता है कि आप पहली बार में
क्वेश्चन गलत कर दें, लेट से आपको लगा ये इस पे क्लिक कर देना चाहिए, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को गलत करने के बाद आपने फिर दिमाग लगाया, तो आपने फिर गलत किया, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत जल्दबाजी में आंसर नहीं देखना, अब आपने आंसर देख लिया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने पूरा पढ़ा, और इस क्वेश्चन को यहां पर आप क्या करेंगे, फ्लैग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया था, पहली बार में फ्लैग झंडा लग जाएगा, यहां पे ही लग गया झंडा। दूसरे क्वेश्चन में आए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू कंसर्निंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर का काम क्या होता है, कि ऑडिटर को ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करने। ये आपका सही हो गया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ गया। फिर आपने पढ़ा रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, आपको पता है, ये क्लिक कर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करते करते आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आप ऐसे करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते। अब लेट से ये क्वेश्चंस आपने सारे तरीके से सॉल्व कर लिए, उसके बाद यहां पर आपका ग्रेड रिपोर्ट आएगा, और आपकी पूरी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी यहां पर। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपकी पूरी यहां पर हिस्ट्री जनरेट होगी, इस तरीके से हिस्ट्री जनरेट हो जाएगी आपकी। सो वापस आए, अब आपने 1.1 को कंप्लीट कर लिया है ना, 1.1 को हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। 1.1 को कंप्लीट हो गया, फिर आपने मेरे से सेकेंड यूनिट पढ़ ली, तो सर 1.2 कंप्लीट हो गया, सेम प्रोसेस उसमें आ जाए, 1.3 हो गया, 1.4, 1.5 हो गया कंप्लीट। अब आप उसके बाद जाएंगे टेस्ट होम पर, और जाएंगे प्रैक्टिस एग्जाम में, क्रिएट प्रैक्टिस। अब यहां पर आपने पहली यूनिट को पूरा कंप्लीट कर लिया, तो पहला शॉट आपका क्या होगा, यहां पे कस्टमाइज ऑर्डर, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे उसका एक मॉक टेस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट पे गए, यहां पे लिखा आएगा क्वेश्चन आई हैव नेवर आंसर करेक्टली, क्या लिखा आएगा, नेवर आंसर करेक्टली, मतलब जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए। कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ दिए होंगे, तो उसका अगर आपको मॉक टेस्ट बनाना, जैसे पहली बार में आप 20 कर रहे हैं क्वेश्चन, तो जो नेवर आंसर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन जो आपने यहां पर क्लिक किया नेवर आंसर करेक्टली और नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां पर आप नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पे गए, लेट्स से कि आउट ऑफ 62 क्वेश्चन आपके गलत थे, उसमें से फिर 20 का मॉक टेस्ट बनाएंगे। जब तक यहां पर मुझे जीरो नहीं दिख जाएगा कि सर मेरे सारे क्वेश्चन मैंने एक बार कर लिए, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आई सभी को। तो नवनीत मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि सर एमसीक्यू की पहली अप्रोच क्या ना, सभी को समझ में आ गया है ये बात, कि सर एमसीक्यू की पहली अप्रोच क्या होगी। एग्री है सभी इस बात से कि इस तरीके से सॉल्व करना है। अब जब आपने सब कुछ कर लिया, मेरे नोट्स बना लिए, तो अब उसके बाद लास्ट मोमेंट आएगा सुपर 30 पॉइंट, नंबर 5 आएगा सुपर 30 पॉइंट। जो आप गलतियां कर रहे थे, जो आपको अच्छा लगा, वो सुपर 30 पॉइंट आप बनाएंगे, कोशिश कीजिए एक्सेल पे बनाएं, जैसे यहां पर एक स्टूडेंट ने मुझे बना के भेजा हुआ है, ये उसने बनाया है। आप सुपर 30 पॉइंट में उसने क्या क्या चीजें रखी, जैसे उसको मटेरियल वीकनेस और सिग्निफिकेंट वीकनेस में, सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज में हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि सर मटेरियल वीकनेस क्या है और सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी, तो उसने उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। उसको हमेशा ये डाउट था कि एक ऑडिटर को, मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज के ऊपर रिपोर्ट करना है, तो वो कौन सी डेट पे करना होता, तो उसने लिख लिया कम्युनिकेशन ऑफ ऑल डिफिशियंसी शुड बी मेड नॉट लेटर देन 60 डेट आफ्टर द ऑडिट रिलीज डेट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है कि आफ्टर रिलीज डेट के बियॉन्ड हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो आप ऐसे हाईलाइट कर लो ऐसे। अब उसने जब ये सारी चीजें कही, तो उसके ऐसे पॉइंट्स बनते गए बनते गए बनते गए। अब उसको कुछ डाउट्स लगे सिमुलेशंस में कि यार सर सिमुलेशंस में कुछ पॉइंट्स में मैं अटक जाता था, तो उसने यहाँ पे एक बना लिया सेम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो उसको लगता था, जैसे उसको लगता था कि जो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट्स होती है उसका क्या लॉजिक होता, तो ये पॉइंट्स वो अपने यहाँ पे लिखता गया।
तो हर चैप्टर में से उसके 30-40 पॉइंट्स बनते गए। तो ऐसे 20 यूनिट हैं। 20 यूनिट में अगर आप 40 पॉइंट्स बनाएंगे तो कितने पॉइंट बन जाएंगे मुझे बताइए। 20 इंटू, मैं 50 मान लेता हूं आपके। मुझे बताओ इस 1000 पॉइंट्स को रिवाइज करने में कितना समय लगेगा, जरा लिखो। 1000 पॉइंट्स को वापस से रिवीजन करने में कितना समय लगेगा, एक अप्रोक्सीमेट टाइम। 1000 पॉइंट को, मेरा ऐसा मानना है 1000 पॉइंट मतलब आपकी 50 पेज की बुक्स या 70 पेजेस की बुक्स। 70 पेजेस क्या आप उन्हें हायर साइड 8 आवर्स में नहीं पढ़ पाएंगे क्या? एक दिन बिफोर एग्जाम, 1 डे बिफोर एग्जाम, लेट से आपका एग्जाम है 29 जनवरी, 27 जनवरी को बैठकर वो 1000 पॉइंट्स को प्रॉपर रिवीजन करके आप एक कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाएंगे कि यार जो मेरी गलतियां होती थी, जहां मैं अटकता था, मैं उनको पहले से कर चुका हूं। लेकिन ये पॉइंट्स कब बना पाओगे आप? मेरे लेक्चर को देखने के बाद कोई पॉइंट आपको अच्छा लग जाए, जैसे सर बार बार बोलते हैं कि एब्सोल्यूट बट नॉट हाई। सर बार बार बोलेंगे कि ऑडिटर का काम इंटरनल कंट्रोल के इफेक्टिवनेस के ऊपर रिपोर्ट देना नहीं है, अनलेस वो इंटीग्रेटेड ऑडिट हो। सर बार बार बोल रहे हैं, अगर वो इंटीग्रेटेड ऑडिट नहीं है तो कभी भी ऑडिटर का काम इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे कमेंट करना नहीं, ऐसा मैं बोलूंगा क्लास पढ़ाते हैं। लेकिन मैं फिर ये भी बोलूंगा कि अगर वो इशूअर है तो ऑडिटर को इंटीग्रेटेड ऑडिट में इश्योर के केस में इफेक्टिवनेस पे कंट्रोल करना होगा। तो ये बात के ऊपर एमसीक्यू बनेगा, इसी बात के ऊपर सिमुलेशंस बनेगा। मैं बार बार बोलूंगा कि एसओसी की रिपोर्ट 1 जो होती है वो डिजाइन के लिए होती है, एसओसी की जो रिपोर्ट 2 होती है वो इफेक्टिवनेस की होती है। कितना भी कंफ्यूजन वाला सिमुलेशन आपसे पूछ लिया जाए, आपको हमेशा याद रहेगा डिजाइन 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 डिजाइन। आपने पॉइंट लिख लिया। तो जब हम ये बातों को बोलेंगे तो आप मेरे लेक्चर्स में से कुछ पॉइंट उठाओगे, कुछ आपके एमसीक्यू में से उठाओगे, कुछ सिमुलेशंस में से गलती उठाओगे, और हर यूनिट की एक्सेल फाइल आपकी रेडी हो जाएगी। ऐसे पूरी एक्सेल फाइल रेडी हो जाएगी। यूनिट 9, यूनिट 10, एक्सेल का बैकअप भी लिया जा सकता है। एक्सेल की अच्छी बात यह है कि कोई पॉइंट आपको बहुत समझ में आ गया, यहीं से कॉपी उठा लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। ऐसे कोई कोई नेट से अच्छी बात लग गई, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं, जैसे कोरोबोरेटेड एविडेंस, अब ये बहुत बार आएगा। तो जब आप इस तरीके के सुपर 50 पॉइंट्स बना लेंगे, एक दिन पहले आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि सर आपका पूरा ऑडिट 2 दिन में रिवीजन होगा। 2 डेज स्ट्रेस फ्री जाओगे। 2 दिन पहले मैं आपसे बात करूंगा। लेट से आपका 29 जनवरी को पेपर है, मैं बोलूंगा 20 जनवरी को मुझे आपसे सेकंड मॉक चाहिए। 15 जनवरी को पहला मॉक आपने दे दिया, उसमें लेट से आपका स्कोर 70 आया, 60 आया, फिर आप बोलोगे सर 25 जनवरी को एक और मॉक दे देते। वहां पर अगर आप मेरे सेकंड में मॉक नहीं पास होते, मैं आपको बोलूंगा रीशेड्यूल करो। 3 दिन पहले आप रीशेड्यूल कर सकते हो। मैंने अभी एक सुशांत है, उसका एग्जाम 1 महीने रीशेड्यूल कराया था, पास हो गया वो। कई बच्चों का मैं रीशेड्यूल कराता हूं एग्जाम। 1 पेपर इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स, अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में 50 से 55 हजार, 50 to 55,000 रुपीज आपको लग जाएंगे। तो एक पेपर अगर आपका बिगड़ गया तो सेकेंड टाइम आपके ऊपर सेल्फ डाउट, और अब रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता। जैसे अभी आप एग्जाम दोगे मार्च में, तो एग्जाम आएगा 4 जून को। अप्रैल में दोगे तो 2 महीने आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, फिर अचानक से जून में आ गया रिजल्ट नेगेटिव, फिर एंजाइटी, और एक बहुत बड़ा ड्रीम सेटेड, खत्म, टाटा बाय बाय। कोई आपको नहीं समझेगा, सब आप में कमियां देखेंगे, आपको ही आप में। लेकिन अगर आपने मेरी 100% लाइव क्लास अटेंड करी, सारे 80% स्कोर किया, सारे सिमुलेशंस करे, मेरे दोनों मॉक दिए, मेरे को ईमेल किया कि सर मैं इस डेट पे अपना मॉक टेस्ट देना चाहता हूं, आप मुझसे एक बार जूम मीटिंग कीजिए 1 to 1, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी ऐसा नहीं होगा, ये लाइव बोल रहा हूं, ये लाइव रिकॉर्डिंग है।
तारीख 28 दिसंबर 2023, रात के 10:48 पर यह बात बोल रहा हूं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जो एग्जाम देने जाए और मुझसे पूछे बिना जाए, और जिसने मुझसे पूछे बिना, मतलब जिसने मुझसे पूछ के एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 100% रहा है, हमेशा पास हुए हैं। तो आपके लिए मैं बैठा हूं। सीपीए मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोफेशन है, आपके लिए भी है, सिमिलर मेरे लिए भी है। तो आपको ये सारी चीजें करनी है। तो एमसीक्यू में इस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। तो 28 दिसंबर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी फरवरी 20 मार्च से 15-20 मार्च के आसपास हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक महीने की आप वापस से रिवीजन करोगे, मई में आप एग्जाम देके इसको पास कर लोगे, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए, तो आप किसी के कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे एक बार पूछ लीजिए, ताकि मैं लेक्चर को स्टार्ट कर सकूं। पहला डे था तो मैंने 50 मिनट्स बोल लिया कंसिस्टेंटली, कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे रन करना है, पढ़ाई कैसे करनी है। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए पहले, नहीं तो फिर मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। 20-30 मिनट्स तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। सर हैंड रिटन नोट पॉइंट, हाँ हैंड रिटन बना लीजिए। मैं तो कह रहा एक्सेल पे बनाएंगे तो भी चल जाएगा, कॉपी पे बनाए तो भी चल जाएगा, अपनी अपनी मर्जी है। हाँ जी, बुक्स भी आपको फिजिकल भी मिलेगी। सो अगर आप ऑडिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑडिट के लिए मोहम्मद कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको आज ही मिल जाएगा। अच्छा, टीम से बात करके आप लोग सॉफ्टवेयर अपना एक्टिवेट करवा लीजिए, वो कर देंगे। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एलएमएस में आपको लेक्चर कहां मिलेंगे वो एंड में मैं आपको बता दूंगा। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी यूनिट 1.1। तो 1.1 जो बात करने जा रही है वो इंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कि जब एक ऑडिटर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, तो यहां पर हम उसको बोल रहे हैं इंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर वर्ड क्या यूज कर रहे हैं सर आप? इंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब एक ऑडिटर और उस कंपनी या मैनेजमेंट के बीच में एक इंगेजमेंट हो रहा है, तो इंगेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होंगी? ऑडिटर की होंगी या मैनेजमेंट की होंगी? मैं अगर आप लोगों से बीच बीच में क्वेश्चन पूछते जाऊं, इंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की होना चाहिए? ऑडिटर की अकेले होनी चाहिए या मैनेजमेंट की होनी चाहिए? बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सर मैनेजमेंट की होनी चाहिए, ऑडिटर की होनी चाहिए। दो लोग शादी करते हैं, उनके बीच में इंगेजमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों की होती है इंगेजमेंट में। तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी किसी एक पर्सन की नहीं हो सकती। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिसाइड होगी, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, पहला घंटा। तो जब कभी भी आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे, तो कुछ आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। जैसे कि सबसे पहला ये वर्ड आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत बार रिपीट होगा, स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको मैं बार बार वर्ड आगे बोलूंगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, तो ऑडिट के साथ में हमेशा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। तो अगर हमें ऑडिट करना है तो स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड विच इज इशूड बाय द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एक होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और एक होता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या सोच सकते हैं आप कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वर्सेस अकाउंटिंग? तो सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट करने के स्टैंडर्ड बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग किस तरीके से मैनेजमेंट ने की जानी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, जहां कहीं भी ऑडिटर होगा, अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसको फॉलो करने चाहिए, मैनेजमेंट को या ऑडिटर को? हु विल फॉलो द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? ऑब्वियस सी बात है सर, ऑडिटर फॉलो करेगा, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करने जा रहा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड बने ना। तो मैनेजमेंट कभी भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट नहीं कर रहा है। और ये वाले जो एस हैं, ये अप्लाई होंगे ऑडिट के ऊपर। और यहां पर मैंने एक वर्ड लिख दिया, नॉन इशूअर। नॉन इशूअर मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज।
तो जब कभी भी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाएगा तो वो हमेशा SAS ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को, जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, SAS और गैस इज अ सिमिलर थिंग और डिफरेंट थिंग? सेम है सर, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिखा, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं तो आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? करेंगे। और यहां पर वर्ड लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप किसी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल का ऑडिट कर रहे हैं तो क्या यहां इसके अकॉर्डिंग करेंगे? अगला क्वेश्चन मेरा आपसे कि सर आपने बोल दिया इंटरनल कंट्रोल का तो ऑडिट करते नहीं है, जनरली नहीं करते, नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल का ऑडिट नहीं होता है जनरली, लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है जिसको इंटीग्रेटेड ऑडिट बोलते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे ICFR, इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो सर आज के बाद हमें पहले डे से ही ये बात समझ में आ गई कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। अब एक ऑडिटर वर्ड हम यहां यूज नहीं करें, यहां पर एक प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करें, एक CPA के बारे में यूज करें, तो वो ऑडिट के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहली सर्विसेज जो हम बात करने जा रहे हैं एक और, यहां पर आप देखिए एक वर्ड लिखा रिव्यू सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज, SSARS। अब यहां पर रिव्यू सर्विसेज और ऑडिटिंग की सर्विसेज डिफरेंस है। तो प्रिपरेशन, कंपाइलेशन, रिव्यू, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं लगेंगे, इसके लिए लगेंगे रिव्यू सर्विसेज स्टैंडर्ड, SS, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज। तो आप आखिरी के दो वर्ड याद रख लीजिए, अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज। अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन, कंपाइलेशन, रिव्यू होगा। इसके अलावा भी और चीजें आएंगी, वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट को हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके दिमाग में दो चीजें आ गई कि सर ऑडिट करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, प्रिपरेशन, कंपाइलेशन और रिव्यू करने के लिए। अब इनमें भी डिफरेंस होता है, प्रिपरेशन, कंपाइलेशन, रिव्यू, ऑडिट। बेसिक क्लासेस जो 20 क्लासेस ली उसमें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो पहले डे पर हमको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि सर ऑडिट का क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो बहुत बड़े अक्षर में मैंने मेंशन किया, इंटायर सिलेबस में ये वर्ड रिपीट होगा। नॉन इश्यूअर का मतलब होगा, एक वर्ड आ रहा है इश्यूअर, एक नॉन इश्यूअर। नॉन इश्यूअर मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इश्यूअर मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या गवर्नमेंट कंपनीज है इश्यूअर और नो? गवर्नमेंट कंपनी को इश्यूअर कह सकते हैं क्या? कितने लोगों को लगता है सर गवर्नमेंट कंपनी इश्यूअर हो सकती है? हो सकती है या होनी ही चाहिए? दोनों में फर्क है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। गवर्नमेंट कंपनी अलग कॉन्सेप्ट है और पब्लिक कंपनी अलग कॉन्सेप्ट है। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे थोड़ा इंडिया के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, गवर्नमेंट का अगर किसी कंपनी में स्टेक है तो वो गवर्नमेंट कंपनी, जरूरी थोड़ी है कि वो पब्लिक कंपनी हो जाए। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग है और पब्लिक कंपनी के लिए अलग है। तो गवर्नमेंट को इशूअर मत मान लेना। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को इशूअर नहीं बोलेंगे ऑडिटिंग लैंग्वेज में, ये बात आपको डे वन से याद रखें। अब सर जब आप ऑडिट पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पढ़ाने जा रहे हैं पर्पस ऑफ ऑडिट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑडिट? ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे। एन ऑडिट इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर विथ ओपिनियन बाय द ऑडिटर वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली। तो सबसे पहला काम
बीइंग ए ऑडिटर आपका एक बहुत बड़ा काम है कि आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली है या नहीं। अब ये फेयरली वर्ड का मतलब क्या होगा वो हम समझेंगे। एक वर्ड लिखा रहा, ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तीन बातें, मतलब अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं तो सबसे पहला काम आपको यह देखना है कि वो फेयरली प्रेजेंटेड तो नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अब मैं आपसे एक बात क्वेश्चन पूछता हूं, एक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उसमें उसे एक एक्सपेंडिचर किया जिसको उसने कैपिटलाइज करना था, लेकिन उसने उसको रेवेन्यू मान लिया, फेयरली प्रेजेंटेड और नॉट? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी या एक प्रॉपर्टी लीज पे ली, उसको एज पर ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने कैपिटलाइज करना था, आपने उसको एक्सपेंडिचर मान लिया। तो क्या एक ऐसा एक्सपेंसेस जो बैलेंस शीट के आइटम का था आपने उसको पीएनएल में डाल दिया, तो क्या हम ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये कह दें कि वो फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है? सर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसमें, तो वो मटेरियल रिस्पेक्ट में कंप्लीटेड नहीं है। और यूएस गैप बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अक्रूवल बेसिस बनना चाहिए, तो आपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाया, तो तीनों बातें मिसिंग हो गई। ना तो वो फेयरली प्रेजेंटेड है, ना मटेरियल रिस्पेक्ट में कंप्लीटेड है, और ना ही एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ये तीनों बातें मिसिंग हो, वो फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है। वो एस मतलब इस प्रकार आपका काम क्या है, आपको यही देखना है, ओपिनियन देना है। अब मैं आपसे यहां पूछूं कि अगर यहां पर ओपिनियन की जगह लिख दिया जाए, ऑडिटर हैज टू सर्टिफाइड दैट, करेक्ट वर्ड होगा या रॉन्ग होगा? एक एक वर्ड बोला। अब सर्टिफाइड और ओपिनियन में क्या फर्क होता है सर? सर्टिफाई में सामने वाले को आप इस बात के लिए एक तरीके से गारंटी दे रहे हो ना, सर्टिफाई की मैंने वाउचिंग कर ली है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ध्यान रखिए, ऑडिटर सर्टिफाई नहीं करता है, ऑडिटर का काम केवल ओपिनियन देना होता है। सर्टिफाई वर्ड को आप हट इग्नोर कर देंगे। और अगर मैं यहां पर एक और वर्ड यूज कर लूं, वी हैव ऑडिटेड इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव एग्जामिन्ड, किस वर्ड को आप ज्यादा बेटर मानोगे? तो आपने इस बात की भी कसम खाली नहीं की, जो वर्ड यहां पर लिखे ऑडिट, तो ऑडिट ही वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। एग्जामिन्ड, वी हैव वेरीफाइड, वी हैव ऑडिटेड, वी हैव सर्टिफाइड, वी हैव चेक्ड, ये वर्डों को नहीं, इनको इंटरचेंजेबल नहीं मान लेना है आपने। लॉ में ऑडिट में स्टैंडर्ड में जो बातें लिखी हैं उसको डिक्टो डिक फॉलो करना है। तो आज के बाद ये तीन वर्ड कभी भी यूज नहीं करोगे, वी हैव चेक्ड, वी हैव सर्टिफाइड, वी हैव एग्जामिन्ड, कभी यूज नहीं करोगे। क्या यूज करोगे? ऑडिटेड। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट करना है, सर्टिफाई करना नहीं है, एग्जामिन करना नहीं है ऑडिट में, ये ध्यान रखना है। जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो तो एक ऑब्जेक्ट होता है कि आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लिखी है, द ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बार बार मैं यह वर्ड यूज कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम बताइए मुझे। मैं अब आपसे एक चीज पूछने जा रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट?
कितने बच्चों को नो लगता है वो हैंड रेस कर दें सबसे पहले, जिनको नो लगता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मैंने वर्ड यूज किया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यस सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज यहां पर मत करना, क्योंकि यूएस गैप में कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है फाइनेंस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूएस गैप में एक वर्ड है इनकम स्टेटमेंट। एक क्लास लूंगा मैं आपकी 15 मिनट की, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में समझा दूंगा। तो सर यहां पर इंटरनल कंट्रोल नहीं लिखा है, यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। तो सबसे पहला काम आपका है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अब यहां पर रीजनेबल एश्योरेंस को समझाया गया है अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड के थ्रू भी और एरर के थ्रू किसी प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, और इस बात का केवल हम रीजनेबल अश्योरेंस ले सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं ले सकते। तो यहां पर मेंशन किया गया है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल। और मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल के 20 लेक्चर पढ़ाए 2022 के आसपास हो गए होंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ओपिनियन देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जिन्होंने बेसिक क्लासेस पढ़ी है वो इस बात को नीचे मेंशन करें चैट बॉक्स में। 22 घंटे, 22 घंटे के भी ऊपर क्लासेस हैं वो, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग लिखते हैं। सभी ने लिखा कि सर अगर हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो तो हमें उसके लिए ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए रीजनेबल अश्योरेंस के पीछे का ग्राउंड हमेशा क्या होगा? ऑडिट एविडेंस। मतलब सर एक ऑडिटर बिना ऑडिट एविडेंस को गैदर किए कभी भी अश्योरेंस नहीं दे सकता। तो रीजनेबल अश्योरेंस के साथ में एक वर्ड आ रहा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और एक और वर्ड है टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क एज ए लो लेवल। हम कभी भी रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। बताइए क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको बेसिक क्लासेस में बता दिया, ये कौन बताएगा? ये बात मैं चेक करना चाहता हूं कि ऑडिट रिस्क को कभी भी जीरो नहीं लेकर आया जा सकता। बेसिक क्लास में पढ़ाई हुई है, मैंने बोला था वो घंटे लेक्चर देख के आना। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को याद है। 3 को याद है बस। ऑडिट लिमिटेशन, ओहो हो, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप मिस करना शुरू कर दिए। जो बच्चे नहीं बता पा रहे कि ऑडिट रिस्क को जीरो पे इसलिए नहीं लेकर आ सकते बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशन। अब देखिए जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इतना ज्ञान दिया, मैंने उसमें एक बात बोली थी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट रिस्क वर्ड यूज नहीं करना है कि कभी भी आप ऑडिट रिस्क को जीरो पर इसलिए नहीं लेकर आ सकते क्योंकि ऑडिटर, ऑडिट की अपने आप में क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशन। सर ये लेक्चर आपने पहले दिन ही पढ़ा दिया था। अब इनहेरेंट लिमिटेशन को मैं यहां नहीं समझा सकता, पूछो क्यों? क्या ऑडिटर इनहेरेंट लिमिटेशन अभी हम अगले लेक्चर्स में आने वाले समय में समझेंगे? बेसिक क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये मैंने पहले बोला था कि मैं ऑडिट की पहले फंडामेंटल सेशन प्रोवाइड करता हूं। जो बच्चे नए ज्वाइन किए उनको भी एलएमएस में वो फंडामेंटल सेशन मिलेंगे, उनको देखेंगे तो और थोड़ा आसान होगा। तो सर ये बात आप ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिट रिस्क को कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता एक्सेप्टेबली लो लेवल पर। इसका मैंने एग्जांपल दिया था कि सर अगर आप कार चला रहे हैं, ड्राइविंग करने जा रहे हैं, तो हमेशा एक्सीडेंट की रिस्क होगी। लेकिन आप अगर रिस्क को जीरो करना चाहते हैं, या जीरो तो कर नहीं सकते सर, मुझे बताइए। कार में एयरबैग्स लगे होते हैं, ब्रेक लगा होता है, उससे रिस्क क्या होती है? रिस्क क्या?
रिड्यूस होती है या एलिमिनेट होती है? तो देखो ये दोनों में डिफरेंस है, तो कभी भी ध्यान रखना, एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। कार में ब्रेक लगे, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, एयर ब्रेक्स लगे हुए हैं, तो हम कभी भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। और सर इनहेरेंट इसीलिए क्योंकि नेचर में ही शामिल है। अगर आप हाईवे पे गाड़ी ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट के चांसेस हमेशा हैं, चाहे आप 10 की स्पीड से चला लो। चलो मैं बात बोलता हूं, नहीं चलाएं तो भी चांसेस हैं एक्सीडेंट के, हैं कि नहीं है? खड़ी कार को, गाड़ी को भी लोग ठोक सकते हैं, नेचर में है ना। तो जब एक ऑडिटर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने जा रहा है, तो बताइए वो इस बात के लिए कभी भी अश्योर क्यों नहीं हो सकता कि फ्रॉड नहीं होगा? वो पूरा ऑडिट कर ले तो भी, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सब लगा दे, क्योंकि सर अगर इंटेंशनली किसी ने फ्रॉड कर लिया तो क्या ऑडिटर से हम सीआईडी के जैसे एक्सपेक्टेड करें कि वो ढूंढ लेगा? तो इसीलिए बोला गया है कि रीजनेबल अश्योरेंस इज हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। और जब भी आप ऑडिट करने जाएंगे, ऑडिट बिना इंडिपेंडेंस के नहीं हो सकता। एक ऑडिटर को किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़े। अब इंडिपेंडेंट क्या होती है आने वाले समय में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझिए कि उसको बायस नहीं होना है, उसको कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। क्योंकि पहला लेक्चर है तो बेसिक ही पढ़ पाएंगे हम, जो पहले यूनिट में दिया है। लेकिन इस बेसिक्स में से भी मुझे पता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, देख लेना। अभी आप लोगों से करवाऊंगा आज ही, जो अभी पढ़ा रहे ना, आप 10-5 क्वेश्चन करके जाएंगे आज हम। सबने देख लिया? ये वर्ड ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है, स्कोप नहीं है। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये केवल ऑडिट के लिए है। ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। द ओवरऑल ऑब्जेक्ट लिखा, ओवरऑल स्कोप नहीं लिखा है। द ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उसको गैस जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। चलिए सर 2-4 क्वेश्चन ही करके देख लेते हैं, क्या इतनी सी बात के ऊपर भी हमको क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या? लेट्स चेक इट आउट। ऑन अ सैंपल बेसिस वी विल सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चंस। आप लोग अपने सॉफ्टवेयर जरूर एक्टिवेट करा लेना, जिससे कल आप लोग, कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको करने के बाद हमेशा ग्लैम स्टैंडर्ड ऑर्डर में क्लिक करना, आप लोग रैंडम में मत करना जब भी क्वेश्चन करने जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी हमने पढ़ा है। चलो आंसर नहीं भी लिखा होता तो आप बता देते, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामने आंसर नहीं देखा। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर? आपने अभी पढ़ा है कि सर ऑडिटर का एक ही काम है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी for the financial statement audited are confined to express of auditor opinion। अब आपका भले ही क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन जब आप बिल्कुल न्यू बिगनर हैं तो कुछ चीजों को आप यहां पे नोट कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं ऑडिट। गैस, आपका आंसर सही होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका इंपॉर्टेंट सही लॉजिक से सही होना जरूरी, कि ये बात किस में लिखी है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड दैट ऑडिटर रिपोर्ट टू स्टेट वेदर द फाइनेंशियल। तो देखिए ऑडिटर को, अब एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बात ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी पड़ेगी। मैं आपको ये भी चीजें समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, ये इंप्लाइड एक्सप्लिसिटली है या इंप्लाइड वे में? इट इज एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट। अब ये वर्ड इंग्लिश का छोटा सा वर्ड है, जल्दी लिखो सभी लोग। सर मतलब हमें, अब देखो कई बच्चे लिख रहे इंप्लाइड, ये गलत होगा ना। देखो युगल प्रधान ने इंप्लाइड लिख दिया।
क्या ये इंप्लाइड है या स्पेसिफिकली गैस में बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय स्पेसिफिकली मेंशन इन दी रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट देते समय आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा गैस रिक्वायर्ड दैट, ये स्टेट का मतलब ये है। तो सिर्फ आंसर सही होना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैस रिक्वायर्ड दैट ऑडिटर रिपोर्ट, देखो यहां पे वर्ड आया, ये काम की चीज थी आपके लिए। ये क्वेश्चन सही हो गया, जरूर थोड़ी सीपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या आपसे? वो ये पूछ सकते हैं क्या ऑडिट रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करना होगा, ये या अज्यूम किया जाएगा? तो आप में से बहुत सारे हो सकता है अज्यूम कर लो ना, तो पढ़ो। सर मतलब आंसर सही होने के बाद हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट टू स्टेट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो सर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाना चाहिए। अभी बेसिक क्वेश्चन करना है हमने। अगला क्वेश्चन आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट इज डिजाइन टू। तो अब यहां पर भी वर्ड आया क्योंकि हमें मीनिंग को समझना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट का जो डिजाइन किया है आपको देख के समझ में आ जाएगा, रीजनेबल और एब्सोल्यूट आया तो ये तो हो नहीं सकता, इंटरनल कंट्रोल पे हो नहीं सकता, तो ये अपने को पता है कि यही है। अब यहां पर भी कई बार स्टार्टिंग में पढ़ो, ओवरऑल ऑब्जेक्ट इंक्लूड ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। This determination permit auditor to express opinion whether the financial statement are presented fairly in all material respect in accord, मतलब ये तीन बातें हमको नींद में भी कोई उठा के पूछे, फेयरली ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये तीन तो कीवर्ड हैं ही सर ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। अब बार बार सर आप बोल रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल की मटेरियल वीकनेस के ऊपर हमको काम करना है, इसको जरा क्लिक करो, यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है audit is not designed to provide assurance regarding the internal control or identify significant vacancies। लेकिन उसके बाद एक हावेवर वर्ड लिखा हुआ है जो आने वाले समय में आप पढ़ोगे फ्यूचर में, ऑडिट ऑफ द पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड रिपोर्टिंग एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसका क्या मतलब, आप क्या कंक्लूजन निकाल कर जाओगे? जरा लिखो इस बात को दो लाइन में कि सर आपने एक बात हमको बता दी कि इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस को बताना नॉन इश्यूअर के केस में तो कंपलसरी नहीं है। नॉन इश्यूअर मतलब प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में स्पेसिफिकली मेंशन है हावेवर ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी मतलब इश्यूअर आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड रिपोर्ट ऑन एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जो आपका सुपर 20 पॉइंट बनेगा उसमें एक पॉइंट क्या बनेगा कि सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, बट पब्लिक कंपनी के केस में इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट दी जाती है। याद रहेगी ये बात। तो कई बार गलत क्वेश्चन से भी आप सीखोगे, सीखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक टेक्निकल काइंड ऑफ क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, ऑडिट को क्या माना जाना चाहिए? मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे लोग इस क्वेश्चन का आंसर लॉजिक से दे पाते हैं। जो चीज आपने पढ़ी नहीं उसमें तुक्का नहीं मारना है कि सर ब्रांच अकाउंटिंग तो पढ़ा ही नहीं है तो क्यों बोले ब्रांच अकाउंटिंग, तो वो तो हो नहीं सकती। डिसिप्लिन दैट इनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यूजर कैन प्लेस इन द फाइनेंशियल, तो पढ़ते से दिमाग में आना चाहिए कि अगर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया तो उसके यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आप मुझे बताओ। एग्जाम में ये गलती नहीं करना है बस। फिर भी हम पढ़ेंगे, मुझे पता है यही आंसर सही है, फिर भी हम ये पढ़ेंगे
एग्जाम में ये गलती मत करना कि दूसरा आते से समय आ गया इसको टिक कर दिया, पूरा पढ़ो। प्रोफेशनल एक्टिविटी दैट मेजर कम्युनिकेशन फाइनेंशियल बिजनेस डेटा। क्या हम बिजनेस डेटा पे केवल एक कम्युनिकेशन करने के लिए आए हैं? क्योंकि उन्होंने यहां पर एक वर्ड ये भी तो लिखा बेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन चारों में बेस्ट ढूंढना है अपने को। कोई रेगुलेटरी फंक्शन क्या लॉ बोलता है? वो बोलता तो है कि ऑडिट कराना कंपलसरी है, लेकिन बेस्ट तो यही है। तो इसका भी सॉल्यूशन पढ़ने की हैबिट डालें कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क enhance the degree of confidence that user can place the financial statement। ऑब्वियस सी बात है यार, एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहां पर बी और डी में डाउट नहीं होना चाहिए दीपक अतर, अगर यहां पर अपने को जल्दबाजी नहीं करना है। अब क्या ये भी तो सही है, लेकिन बेस्ट क्या सही है? मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरीके से गलत है, लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट का क्या मतलब होता है? गुड और गुड बेटर बेस्ट में आपको बेस्ट चूज करना है ना। एक प्रोफेशनल एक्टिविटी तो है, कम्युनिकेशन तो करते ही है कंपनी के फाइनेंस, लेकिन क्या वही रीजन है? तो सर तीन में से बेस्ट आंसर ढूंढना, तो बेस्ट ये है। तो ये पूरी तरीके से गलत नहीं, लेकिन यहां पे लिखा है ना बेस्ट लिखा है, तो तीनों में बेस्ट ये है कि सबसे बड़ा क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे तो यूजर का ट्रस्ट बढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब यहां पर आ रहा है बेस्ट, फिर से आ रहा बेस्ट। ये बेस्ट वर्ड बड़ा खतरनाक है। इंडिपेंडेंट सीपीए परफॉर्म ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इशूअर। क्या हमारा काम फ्रॉड को सर्च करना है? क्या एक डिसिप्लिन है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेस्टेशन करना है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे केवल कम्युनिकेशन करना है, या एक ऐसा काम जिससे कि इशूअर इम्प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दे? इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? आपका मेजर काम क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? मेजर काम, मेजर काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इन ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो सर इन चारों में से ओपिनियन क्या कहां पे लग रहा है? अब एक ओपिनियन वर्ड नहीं डाला, उन्होंने डाल दिया अटेस्ट टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट। क्या हमारा काम फ्रॉड ढूंढना है? नहीं सर, फ्रॉड तो हम नहीं ढूंढ सकते। क्या हमारा काम मेजरमेंट करना है बिजनेस डाटा? क्योंकि यह भी वर्ड भी तो आ रहा है मेजरमेंट ऑफ द बिजनेस डाटा। ये कहीं पढ़ा है क्या मेजरमेंट ऑफ बिजनेस डाटा की मेजरमेंट करो? क्या एक रेगुलेटरी फंक्शन कहीं मैंने स्पेसिफिक चीज पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। तो सर सबसे बेस्ट हमको यही लग रहा है। तो आप यहां पर एक एक लाइन को पढ़ो। क्या हमारा काम ये है कि रेगुलेशन ने बोला है कि कराना ही पड़ेगा ऑडिट? रेगुलर अथॉरिटी रेगुलेटरी बोलती है क्या? कहीं मैंने अभी आपको पढ़ाया? मुझे बताओ, मैंने अभी चार लाइन में आपको कहीं ये पढ़ाया कि कोई रेगुलरली? जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं उसमें आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्या मैंने अभी आपको चार लाइन पढ़ाई कहीं ये बताया कि किसी रेगुलरिटी अथॉरिटी क्या स्टेचुटरी बॉडी के अकॉर्डिंग ऑडिट कराना जरूरी? मैंने बताया क्या? जब बताया ही नहीं मैंने, तो आपने अपना दिमाग क्यों लगाया? जो मैं लेक्चर में बताऊंगा ही नहीं वो तो होगा ही नहीं। 99% नहीं होगा। अब बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सर यहाँ पे एप्लीकेशन का रोल है, रट्टाफिकेशन का रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैमडेन कॉर्पोरेशन being conducted by the external auditor, the external auditor is expected to express your opinion। सर एक्सप्रेस ओपिनियन दो बार आ गए। तो सर दूसरा वाला तो ज्यादा बोल रहा, अट्रैक्टिवनेस ऑफ कैंडेम इन्वेस्टमेंट पर्पस। मतलब हम क्या किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ओपिनियन एक्सप्रेस करते? नहीं सर, तो ये तो पहला ही वाला सही है।
आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक ही जो हमने एक पन्ना पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन आना शुरू हुआ, 8-10 क्वेश्चन कर दिए हमने। तो अभी जब आप आने वाले समय में और पढ़ेंगे तो जो चीज हमने पढ़ी उसके ऊपर। अब आ गया रीजनेबल एश्योरेंस, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो सर आपने जो पढ़ाया था हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, वो ही आ गया। ऐसे को तो सच बोल रहा हूं, जितने बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, आधा घंटा टेलीफोन पे बात करता हूं और पूछता हूं बेटा एमसीक्यू कैसे हैं, बोले सर ग्लैम के बाहर तो आते ही नहीं है, कागज पे लिख के ले लो। जब पेपर दे रहा हूं मेरी आज की बात याद रखना, एमसीक्यू सरल आएंगे, पहला टेस्टलेट ऐसा आएगा आपका हो जाएगा 35 मिनट्स में, आपको लगेगा अरे हम तो पास होने वाले हैं। दूसरा लेवल आएगा एमसीक्यू का, थोड़ा सा टेक्निकल। तो जब हमारी नेक्स्ट क्लास जो 2-2.5 घंटे की होगी, उसमें हम खुल के डिस्कस करेंगे। और आज क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन सेशन था, पहला सेशन था, तो हमने उसको 1 घंटा 20-25 मिनट समझाए। तो अभी आप सभी को सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करवाना है, क्योंकि कल मैं जब आप लोगों का एक स्टडी प्लान बनाऊंगा सभी का, और फिर कोई भी स्टूडेंट मुझसे ये मत बोलना कि सर हम तो जॉब करते हैं, सर हम तो जॉब करते हैं हमारे पास समय नहीं मिलता, तो हमने टेस्ट नहीं किया, सर हम संडे को उठ नहीं पाए थे। जो भी नए बहाने हैं आप वो बनाना बंद कर देना अगर पास होना चाहते हो तो। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुझे नहीं भेजी तो इसका मतलब आप अपने साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हो। 3 कमिटमेंट लास्ट टाइम जाते देता हूं, लेक्चर पूरे समझ में आएंगे, 100% आउट सॉल्व होंगे, पूरा कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन डेडलाइन भी फॉलो करनी पड़ेगी। जानबूझकर इस बैच को 2023 में स्टार्ट किया, 3 दिन बाद भी स्टार्ट कर सकते। 28 दिसंबर को आपने इस बैच को स्टार्ट किया है, क्योंकि 2024 के 28 दिसंबर तक आप सीपीए बनोगे, ये मैं मान के चलता हूं। सभी लोग जो इस क्लास में आए हैं, लेकिन सभी को मेरे साथ पूरा 1 साल जर्नी को पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने ये करने की ठान ली है तो ये क्लास बहुत अच्छी है। ऑडिट फॉर रेगुलेशन टीसीपी चारों इसी समय से स्टार्ट होंगे। मोहम्मद तुमसे कल मीटिंग करते हैं। प्रेम केनी तुम्हें भी कल जूम मीटिंग पे ले लेते हैं, मोहम्मद छैया और तुम, आप दोनों को जूम मीटिंग पे ले लेते हैं, आप लोगों ने फार एग्जाम देनी है। तो ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस टाइमिंग ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, सबको बता दिया गया है। अविनाश दुबे तुम भी आ जाओ जूम। अच्छा हमने एक संडे स्किल असेसमेंट टेस्ट भी रखना है, वो न्यू स्टूडेंट के लिए जो अभी बिल्कुल नए नए ज्वाइन किए, बिल्कुल नए हैं। क्लासेस का शेड्यूल आप ट्विंकल शर्मा जी टीम से ले लीजिए। और नवनीत मैं आपसे कल बात करूंगा, कल या परसों में बात करता हूँ, 1-to-1 मीटिंग आपके साथ भी करना है। तो एक टाइम निकाल के सभी से 4-5 स्टूडेंट को बुलाएंगे उसमें, और एक जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करवा लीजिए, ऑडिट के टीम को बोलकर कल शाम तक आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाना चाहिए, जिससे आप मेरे को अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट लाइव बता सको। और जिनको फंडामेंटल लेक्चर देखना उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, पहले इसको मीटिंग को वो कर दें, रिकॉर्डिंग में जा रही है ये।